हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। तो इसमें हम साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स कर चुके हैं, जिसका एक पार्ट था ह्यूमन कॉन्शियस एंड इंट्यूशन। हम पर्सनल डिटर्मिनेंट्स के दोनों पार्ट कर चुके हैं, लीडरशिप एंड फिलोसफीज। फिलोसफीज थोड़ा बड़ा हो गया था, और आज है रिलीजियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स एंड सोशियो पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो अब देखते हैं रिलीजियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स। तो रिलीजियो कल्चर डिटर्मिनेंट्स में पहले हम करेंगे कल्चर। तो कल्चर क्या होता है? किसी भी सोसाइटी का या किसी भी कंट्री का जो वे ऑफ लाइफ होता है ना, उसको हम कल्चर कहते हैं, ब्रॉडली मोटी मोटी भाषा में। तो अब एक कल्चर जो है कहीं का भी, वो एक पर्सन के एथिकल प्रिंसिपल्स को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि वो किस चीज को सही मानते हैं और किस चीज को गलत मानते हैं। अलग अलग कल्चर जो हैं वो हमको डिफरेंट वैल्यूज सिखाते हैं, अलग वैल्यूज सिखाते हैं। तो जरूरी नहीं है जो मेरे लिए सही है वो यूएस वाले बंदे के लिए भी सही हो, या जो एक हिंदू के लिए सही है वो एक क्रिश्चियन के लिए भी सही हो, जो एक क्रिश्चियन के लिए सही है वो एक मुस्लिम के लिए भी सही हो। अलग अलग कल्चर जो है वो हमको अलग अलग वैल्यूज सिखाते हैं। सो जिस कल्चर में तुम बड़े होते हो, द कल्चर यू ग्रो अप इन, वो क्वाइटली चुपचाप, तुम्हें पता भी नहीं लगता, तुम्हारी मॉरल थिंकिंग को वो बचपन से ही शेप करता है। एंड वो इन्फ्लुएंस करता है कि तुम किस तरह से देखते हो रिलेशनशिप्स को, सक्सेस को, ड्यूटी को, और क्या वो चीज है जिसको तुम गुड बिहेवियर कंसिडर करते हो। एग्जाम्पल से देखते हैं। वेस्टर्न कल्चर जो होता है वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है। वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है पर्सनल फ्रीडम को, इंडिविजुअल राइट्स को, पर्सनल सक्सेस को एंड सेल्फ एक्सप्रेशन को, एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। वहां पे लोगों को एनकरेज किया जाता है कि वो इस तरह से सोचें कि व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। वहीं दूसरी तरफ इंडियन कल्चर है, या जिसको हम एशियन कल्चर कह सकते हैं, उसमें चाइना आ गया, जापान आ गया। तो यहाँ पे हमको यूनिवर्सलिज्म एंड मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यूज होती है ना, उन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ये एम्फेसाइज करता है उन वैल्यूज को कि किस तरह से हम एक साथ पीसफुली एग्जिस्ट कर सकें और किस तरह हम डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट कर सकें। यहाँ पे हमारी जो ड्यूटीज होती हैं, जो फैमिली की तरफ, सोसाइटी की तरफ, वो इंडिविजुअलिज्म से या इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड उसके अलावा लोगों को एनकरेज किया जाता है ये सोचने के लिए बचपन से ही, व्हाट इज गुड फॉर एवरीवन, हाउ कैन वी लिव इन हार्मनी, या जॉइंट फैमिली सिस्टम, या फिर अपनी समाज में अपने गांव में हाउ कैन वी लिव पीसफुली। ओके, अब कल्चर जो है इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम स्टोरीज, बुक्स, फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस, आर्ट, इन सब चीजों से। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो वैदिक लिटरेचर है, जो उपनिषद्स हैं, वो हमको वैल्यूज सिखाते हैं, जैसे कि सत्य यानी कि ट्रुथ, अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, धर्म यानी कि ड्यूटी। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो सिखाता है कंपैशन यानी कि दया करना, माइंडफुलनेस और दूसरों को नुकसान पहुंचाना। ओके, ये तो था हमारा कल्चर। अब देखते हैं गॉड एंड रिलीजन। तो देखो, इसमें क्या होता है कि रिलीजन जो है वो हम सबकी लाइफ की में गुड और बैड, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, इन सब को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एवर सिंस चाइल्डहुड। अब तुम चाहे अभी अथीस्ट हो, बट तुम्हारे पेरेंट्स तो एक टाइम पे रिलीजियस थे, एंड उन्होंने जो तुमको वैल्यूज सिखाई, या जो वैल्यूज तुमने उनसे जाने अनजाने में सीखी, दे आर समहाउ बेस्ड ऑन रिलीजन, या दे आर अफेक्टेड बाय रिलीजन। ओके, ऐसा क्यों है? क्योंकि रिलीजन जो है ना वो क्लियर गाइडलाइंस देता है कि हाउ अ पर्सन शुड लिव एंड हाउ सोसाइटी शुड फंक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो गर्मी में एक वो आता है, त्योहार आता है, उसको कहते हैं ग्यारस। उस दिन सब मीठे पानी के वो लंगर लगाते हैं। सिख होते हैं जो वो खाने के लंगर लगाते हैं, हिंदू होते हैं भंडारा लगाते हैं मंदिर के बाहर, पैसा दान देना, ये सब चीजें होती हैं। ये एक तरह से ये भी एथिक्स हैं, दूसरों की हेल्प करना है, ये सब। एंड हर रिलीजन में होता है, ये करोगे तो तुम नर्क में जाओगे, ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, जो कि जनरली बुरा जो बिहेवियर है उससे तुमको दूर ले जाने के लिए होता है। ओके, सो रिलीजन जो होता है वो यूजुअली टीच यूनिवर्सल एंड आइडियल एथिकल स्टैंडर्ड्स, एंड ऐसे रूल्स जो कि हर किसी के लिए हर जगह अच्छे हों, मॉरल। रिलीजन यूजुअली सेज दैट समथिंग इज गुड बिकॉज गॉड वांट्स इट। अब रिलीजन ये नहीं कहता कि कोई
सिंपल रीज़न नहीं देता चीज़ों का कि ये अच्छी इसलिए है क्योंकि ये अच्छी है, इससे ये फ़ायदा होगा, नहीं। इट सिंपली कमांड्स सच बोलना अच्छा है क्योंकि इससे भगवान खुश होते हैं। दूसरों की हेल्प करना अच्छा है क्योंकि इससे भगवान खुश होते हैं। गर्मियों में बर्ड्स के लिए पानी रखना, दाना रखना अच्छा है क्योंकि पक्षी भगवान का रूप होते हैं एंड इससे भगवान खुश होते हैं। सो रिलिजन में जो सोर्स ऑफ एथिक्स होता है ना, वो सीधा गॉड की कमांड होता है, भगवान की कमांड होता है। ओके? अगर भगवान कहते हैं कि चोरी नहीं करना, दूसरों की हेल्प करना है, तो ये अपने आप में ही एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है। एंड बट हमको ये भी सोचना चाहिए कि रिलीजियस एथिक्स जो होती है ना, इट अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम ह्यूमंस बिकॉज़ कभी ना कभी कोई ना कोई पुस्तक किसी ना किसी ह्यूमन ने लिखी है थ्रू प्रोफेट्स, सेंट्स एंड स्क्रिप्चर्स। और इसकी वजह से ये जो एथिक्स है, इट चेंजेस विद रिलीजियस एथिक्स, इट समटाइम्स चेंजेस विद टाइम, context and better understanding and it is not free from errors। हम एग्जांपल देख रहे हैं गॉड एंड हाउ गॉड एंड रिलीजन डिटरमाइन एथिक्स। तो वेस्ट में क्या होता है, क्रिश्चियन मोरालिटी जो है वो एथिकल बिहेवियर का एक मेजर सोर्स है और लोग वहां पे जनरली किसी भी एक्शन को सही गलत डिसाइड करने से पूछते हैं व्हाट वुड जीसस डू। ओके, इट टीचेस लव, फॉरगिवनेस, ऑनेस्टी एंड हेल्पिंग द पुअर। सिमिलरली इंडिया में हम कहते हैं राम राज्य। ओके, यानी कि एक राम राज्य को हम ऐसे देखते हैं, एक परफेक्ट एथिकल सोसाइटी, एक ऐसी जगह है जहाँ पे जस्टिस, ट्रुथ और अच्छाई जो है वो प्रिवेल करती है हर व्यक्ति के लिए। ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो हमें अपनाना चाहिए। बट अब तुम पूछोगे कि फिर भाई एथीस्ट और नॉन रिलीजियस पीपल होते हैं उनका क्या? देखो, रिलीजन जो है वो एक बहुत पावरफुल सोर्स है एथिक्स का, और जब लॉ लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग नहीं होता था पास्ट में, तो भी सोसाइटी को पीसफुल और रहने लायक रिलीजन ही था जो बना के रखता था भगवान का, नर्क का, सजाओं का, आम जनता को डर दिखा के। तो बट स्टिल हमको ये नहीं कहना चाहिए कि रिलीजन इज द only source of ethics, okay, because ethics also applies to those people जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो किसी रिलीजन को नहीं मानते। हमने पहले भी देखा था एग्जाम्पल कि कोई एक पर्सन जो है वो हाईली एथिकल हो सकता है विदाउट बिलीविंग इन गॉड। गुड बिहेवियर और मॉरल वैल्यूज जो होते हैं वो सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे कोई रिलीजन फॉलो करे या नहीं करे। एग्जाम्पल मैंने दिया था कि अब मान लो एक व्यक्ति है, वो भगवान को नहीं मानता, किसी को नहीं मानता, बट वो ज़रूरतमंद की हेल्प करता है, ओके, एंड कंपैशन दिखाता है, तो ही इज़ एन एथिकल पर्सन, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा व्यक्ति है जो कि प्रॉपर भगवान में या जिस रिलीजन में वो मानता है, उसमें सब काम करता है, सारे रिचुअल्स करता है, बट वो आके रिश्वत लेता है। सो ही इज़ एन अनएथिकल पर्सन। ये वाला हो गया है। ओके, अब करेंगे सोशियो पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो सोशियो पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले है आपका फैमिली, टीचर्स एंड लाइफ एक्सपेरिमेंट, लाइक एक्सपीरियंसेस, सॉरी। तो क्या होता है, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स, ये हमारे सबसे पहले और सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होते हैं जिनसे हम कोई भी मॉरल वैल्यूज सीखते हैं, अच्छा बुरा सीखते हैं। ओके, फ्रॉम अ वेरी यंग एज ये हमारी वैल्यू सिस्टम को शेप करते हैं। किस तरह से? हम उनका बिहेवियर देखते हैं कि किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, किस तरह खुद को कंडक्ट कर रहे हैं, या फिर उनकी टीचिंग्स और एडवाइस से, एंड जो वो डेली लाइफ में एग्जाम्पल सेट करते हैं उससे। बहुत सारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस या हैबिट्स एंड मॉरल वैल्यूज जो हैं वो जनरेशन टू जनरेशन फैमिली में पास डाउन होते आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स जो हैं वो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो बच्चे भी एल्डर्स की रिस्पेक्ट करेंगे। एक वो कहानी है, उसमें क्या होता है, एक लड़का होता है, उसके मम्मी पापा होते हैं और उसकी दादी होती है। तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसकी दादी को घर के बाहर कच्ची झोपड़ी में रखती है और बर्तन में खाना भी नहीं देती, नारियल की कटोरी में पानी पीने के लिए देती है, उसी में खाना देती है। तो एक दिन दादी मर जाती है, तो दादी का अंतिम संस्कार करके वापस आते हैं, तो घर के अंदर जाने लगते हैं, तो बच्चा कहता है, अरे अरे मम्मी, आप अंदर कहाँ जा रही हो? अब तो दादी मर गई, अब कच्ची झोपड़ी में आप रहोगी और नारियल की कटोरी में आप पानी पियोगी। सो पेरेंट्स से हमको रिस्पेक्टिंग एल्डर्स और नॉट रिस्पेक्टिंग एल्डर्स की जो वैल्यूज हैं या फिर बैड वैल्यूज हैं वो मिलती हैं। अब टीचर्स है, अगर टीचर्स तुम्हें ऑनेस्टी सिखाते हैं या ऑनेस्टली खुद को कंडक्ट करते हैं, तो स्टूडेंट्स भी ट्रुथफुलनेस और ऑनेस्टी की वैल्यू सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, दो टीचर हैं, दोनों ट्यूशन पढ़ाते हैं, बट एक टीचर जो है वो ऑनेस्टली मार्क्स देता है एंड ही डजंट केयर
कि कौन बच्चा मेरे पास ट्यूशन आता है, कौन नहीं आता, जिसका पेपर अच्छा है उसको मार्क्स दे दिए। दूसरा टीचर है, वो ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे पास ट्यूशन आएँ, तो वो उन बच्चों को ज़्यादा मार्क्स देता है जो उसके पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं, या उनको पहले ही क्वेश्चन पेपर बता देता है ताकि उनके मार्क्स अच्छे आएँ। तो एक ऑनेस्टली बिहेव कर रहा है, एक डिसऑनेस्टली बिहेव कर रहा है, तो स्टूडेंट्स वहाँ से भी सीखते हैं बचपन में। बट अब फैमिली से हमने कुछ सीखा, टीचर से कुछ सीखा, बट हर कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी पाथ पे सारी ज़िंदगी चलता रहे। कुछ लोग होते हैं जो इन ट्रेडिशंस से, इस जनरेशनल ट्रॉमा से दे ब्रेक ब्रेक फ्री। जो बिलीफ्स और वैल्यूज़ उनको उनके पेरेंट्स और फैमिली ने दिए हैं, वो उनको फॉलो करना बंद कर दें और वो इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू कर देते हैं एंड अपने खुद के प्रिंसिपल्स को चूज़ कर देते हैं, जो कि उन्होंने अपनी खुद की फ्री विल और अंडरस्टैंडिंग से सीखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़का है, वो एक ऐसी फैमिली में पला बड़ा है जहाँ पे उसको उसकी बहन से बेटर ट्रीट किया जाता था, ज़्यादा खाना दिया जाता था, अच्छे खिलौने दिए जाते थे, अच्छे कपड़े दिए जाते थे। बेसिकली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था। बट जब वो बड़ा हुआ, तो उसने डिसाइड किया, उसने सोचा कि वो जो मेरे घर में होता था ना, वो गलत होता था एंड आई शुड नॉट रिपीट दिस विद माय चिल्ड्रन। तो अब जब उसके बच्चे हुए, ही ट्रीट्स गर्ल्स एंड बॉयज इक्वली, बिकॉज़ उसे फील होता है कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। तो जनरेशन दर जनरेशन जो गलत चीज़ चलती आ रही थी ना, उसने उसको खत्म करा। ही अडॉप्टेड फ्री विल, हिज ओन अंडरस्टैंडिंग एंड ही ब्रोक दैट बॉन्ड। Okay, so he chose fairness and equality over what he saw at home. तो फैमिली एंड टीचर्स हमारे अंदर एथिक्स के फर्स्ट सीड्स जो हैं वो डालते हैं, इट इज ट्रू। बट एज वी ग्रो अप, हम उनमें से जो गलत चीजें होते हैं उनको क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं और उनको इम्प्रूव भी कर सकते हैं थ्रू आवर ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड थिंकिंग। हाँ, तुम्हारी मम्मी कहेगी तू तो बहुत बड़ा हो गया, अब तो तेरे को माँ बाप गलत ही लगते हैं, बट स्टिल ये वाला इसमें हमारा फैमिली एंड टीचर्स ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं लॉ। सेकंड पार्ट है लॉ, सोशियो पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स। सोशियो मतलब सोशल, पॉलिटिकल मतलब ओके। सो लॉ क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट और द स्टेट, जिसको कि किसी भी देश में सबको फॉलो करना होता है। यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि ठीक है कर लेंगे, नहीं, तुम्हें करना होता है। अब लॉज़ जो है ना वो एथिकल स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होते हैं। जैसे पुराने टाइम में सब आदि मानव होते थे, फिर सब खेती करने लगे, फिर रात को भेड़िया आके, शेर आके उठा ले जाते थे बच्चों को, तो सबने साथ रहना शुरू कर दिया। अब सब साथ रहने लगे तो वो उसके घर में घुस रहा है, रात को वो उसके घर में घुस रहा है। सो दे केम अप विद रूल्स कि भई अब हम साथ रह रहे हैं तो वी शुड मेक सम लॉज़ कि रात को कोई किसी के घर में नहीं घुसेगा, कोई किसी की फसल नहीं चुराएगा, कोई किसी का जानवर नहीं चुराएगा। सो इस तरह से सोसाइटी बढ़ती गई एंड लॉज आते गए। सो लॉज बेसिकली आए हैं एथिकल स्टैंडर्ड से ही, कि एक टाइम में इट वाज, आई मीन इट हैज ऑलवेज बीन एथिकल। प्राइवेसी फॉर एग्जांपल, कि तुम किसी के घर में नहीं घुसोगे रात को। ओके, सो वो एथिकल स्टैंडर्ड इट बिकेम अ लॉ कि चोरी नहीं करनी है। सो लॉज जो हैं वो बेसिकली एथिकल स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड हैं, जिनको कि सोसाइटी में ज्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब जो गुड लॉज होते हैं, जो अच्छे लॉज होते हैं, दे प्रमोट फेयरनेस, जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लॉ के सामने बराबर है। बट ब्रिटिश टाइम में लॉ होता था कि गोरों को अलग जजेस, जो व्हाइट जजेस हैं वही जज कर सकते हैं, और इंडियंस को कोई भी जज जो है वो उनका केस देख सकता है। सो इट वाज नॉट फेयरनेस। ओके, हाउएवर, बीइंग एथिकल इज नॉट एज सिंपली फॉलोइंग द लॉ, कि तुम लॉ फॉलो कर रहे हो, बहुत ही लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो, तो जरूरी नहीं है कि तुम एक एथिकल इंसान भी हो। क्यों? क्योंकि लॉ जो है वो कभी कभार रॉन्ग भी हो सकते हैं, अनएथिकल भी हो सकते हैं। सो जस्ट बिकॉज कोई चीज लीगल है, इट डजेंट मेक इट ऑटोमेटिकली मॉरली राइट और एथिकल। देखते हैं कैसे। अब क्या होता था कि यूएस में स्लेवरी जो है वो लीगल होती थी, बट स्लेवरी हमें पता है इट इज डीपली अनएथिकल। किसी इंसान को आप प्रॉपर्टी की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। ओके, सो जस्ट बिकॉज इट वाज अलाउड बाय लॉ डिड नॉट मेक इट मोरली राइट। बट बाद में नए लॉ आए जिन्होंने स्लेवरी को बैन कर दिया, एंड दीज लॉज मैच्ड विद एथिकल प्रिंसिपल्स। ओके, सो इसको हम क्या कहते हैं? व्हेन लॉ एंड एथिकल प्रिंसिपल्स मैच, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ लॉ एंड एथिक्स। क्वेश्चन बन सकता है इस पे। ओके, जब लॉ एंड एथिक्स जो है या लॉ एंड मोरालिटी जो है वो एक ही चीज को सपोर्ट करें, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ लॉ एंड एथिक्स। जैसे कि यूएस में स्लेवरी को
बैन करना, इंडिया में सती प्रथा को बैन करना, या फिर ब्रिटिश लॉज थे जो कॉलोनियल टाइम पे थे, फॉर एग्जांपल बहुत हैवी टैक्सेस लगाते थे इंडियन फार्मर्स पे, जिसकी वजह से गरीबी, फैमिन्स, बुरा हाल हो जाता था। और दूसरा, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके पास स्पेशल पावर्स थी कि वो किसी भी इंडियन को बिना किसी प्रॉपर रीजन के अरेस्ट कर सकते हैं, बिना उसके प्रेजेंट हुए उस पर ट्रायल कर सकते हैं, रॉल टैक्ट टाइप, ओके। एंड वो इंडियंस को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करते थे और बेसिक ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी जो है वो तक नहीं देते थे। अब ब्रिटिश टाइम पे ये जो लॉज थे, ये जो प्रोविजंस थे, ये लीगल तो थे, बट क्या वो एथिकल थे? नहीं, बिकॉज वो अनजस्ट थे, डिस्क्रिमिनेटरी थे और एक्सप्लॉयटेटिव थे। ओके। अब बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने इन लॉज को, इन अनजस्ट लॉज को इसलिए तोड़ा बिकॉज वो अपनी मॉरल ड्यूटी मानते थे, जो कि किसी भी कॉलोनियल लॉ से बहुत हाई है। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी ने नमक वाला जो लॉ है उसको तोड़ा था, या रेवोल्यूशनरीज ने भी बहुत सारे लॉज तोड़े थे। बट जब देश आजाद हो गया, व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नए लॉज आए जिन्होंने इन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया। दिस अगेन शोज कन्वर्जेंस बिटवीन लॉज एंड एथिक्स। अब लॉज जो हैं दे बिकेम मोर जस्ट एंड अलाइंड विद मॉरल वैल्यूज लाइक इक्विटी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। तो यहाँ पे क्या है बेसिक आइडिया, कि हमें लॉ को फॉलो करना चाहिए, बट हमें अपना कॉन्शियस भी यूज करना चाहिए कि कौन सा लॉ जो है वो ट्रूली एथिकल है। और अगर कोई लॉ अनफेयर है तो एथिकल पीपल शुड कम टुगेदर टू चेंज इट थ्रू पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स, क्योंकि अब देश आजाद हो गया, सरकार हमारी है, वी कांट बी वायलेंट, सो वी शुड चेंज इट थ्रू पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स। लॉ हो गया। अब तीसरा है सोसाइटी। अब सोसाइटी जो है ना वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे सही और गलत की जो आइडिया है, जो परसेप्शन है, उसको शेप करने में। अब सोसाइटी में जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो बिहेवियर्स हैं, जिनको कि सब लोग नॉर्मल समझते हैं, हम उनको आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सड़क पे कूड़ा गिराना, ट्रेन में मूंगफली के छिलके गिराना, ये सब लोग बहुत ही नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, ठीक है, मेरे एक से क्या हो रहा है। बट बीइंग एथिकल इज नॉट सेम एज डूइंग व्हाटएवर सोसाइटी एक्सेप्ट्स। अगर सब ट्रेन में मूंगफली के छिलके गिरा रहे हैं और फिर मैं भी गिरा रहा हूं, तो आई एम नॉट बीइंग एथिकल, नीदर इज एनीवन एल्स। व्हाट वी आर डूइंग इज रॉन्ग। ओके। तो बीइंग एथिकल एंड फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स इज नॉट द सेम थिंग। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जैसा कि एग्जाम्पल से हमने समझा कि सोसाइटी कैन समटाइम्स बी रॉन्ग। A large part of society or influential people can support unethical practices। यानी कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ही अगर हम खुले में मूत रहे हैं या ओपन डेफिकेशन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और ये नॉर्मल है, तो इट डज नॉट मेक इट एथिकल। ओके। कुछ तो ये एग्जांपल हो गए ओपन डेफिकेशन वाले या फिर लिटरिंग वाला। थोड़ा सीरियस एग्जांपल है कि जैसे नाजी जर्मनी था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो वहां की सोसाइटी में ज्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था साइलेंटली, या वो चुप रहे थे व्हेन मिलियंस ऑफ ज्यूज वर परसिक्यूटेड एंड किल्ड। एंड जस्ट बिकॉज उन लोगों ने या वहां की सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, इट डिड नॉट मेक इट एथिकल। सिमिलरली स्टॉलिन का जो रशिया था, स्टॉलिन रशिया में गवर्नमेंट एंड सोसाइटी सपोर्टेड हार्श सप्रेशन ऑफ राइट्स एंड किलिंग्स इन द नेम ऑफ स्टेट। बट बिकॉज इसको सोशल अप्रूवल मिला हुआ था, ये एक्शंस सही नहीं थे। ओके। सिमिलरली इंडिया में हजारों साल तक या सैकड़ों साल तक कास्ट सिस्टम जो है और अनटचेबिलिटी जो है, दे वर एक्सेप्टेड एंड सपोर्टेड बाय सोसाइटी, और लोगों को लगता था कि ये नॉर्मल है। बट इट वाज डीपली इनएथिकल बिकॉज कुछ लोगों को ये इंफीरियरली ट्रीट करता था। एक और, अब इसी में एक और इश्यू आता है कि क्या होता है सोसाइटी में, ना बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई सोशल कंसेंसस नहीं होता, एक एग्रीमेंट नहीं होता कि सब लोग माने कि हाँ ये ठीक है। सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो कंप्लीटली ऑपोजिट व्यूज हो सकती हैं राइट और रॉन्ग के। फॉर एग्जांपल डॉरी, दहेज प्रथा। अब क्या होता है, वो मेजोरिटी लोग आज भी सोचते हैं कि दहेज देना इज ओके। सो यहाँ पे की आइडिया क्या है कि हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए जो भी सोसाइटी कह रही है कि ये सही है उसको। हमें अपना खुद का कॉन्शियस रीजन और मॉरल थिंकिंग लगानी चाहिए टू जज कि क्या कोई चीज सच में एथिकल है, इवन इफ मोस्ट पीपल इन द सोसाइटी एक्सेप्ट इट। सोसाइटी जो है हमारी एथिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, बट वट एवर सोसाइटी एक्सेप्ट इज नॉट एथिकल। सोसाइटी कैन बी मॉरली रॉन्ग। ओके।
अब तीसरा हो गया सोसाइटी, अब चौथा बचा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलो, सोशो पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स में अब है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट लॉ ऑफ कंट्री का आपने पॉलिटी में पढ़ लिया होगा। बट डू यू नो कि ये एक पूरे देश के लिए एक मॉरल गाइड की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि ये हर देश की या हर सोसाइटी की बेसिक मॉरल वैल्यूज को एस्टेब्लिश करता है, सेट करता है, और किसी भी सोसाइटी का कैरेक्टर जो है उसको एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो शो करता है कि किस तरह की वैल्यूज जो है उन पे एक कंट्री स्टैंड करता है, अच्छी या बुरी। एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द एथिकल फाउंडेशन जिसपे एक देश बना हुआ है। अब फॉर गुड, या मतलब दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, एक गुड एंड पॉजिटिव, एंड दूसरा ऑटोक्रेटिक या नेगेटिव। तो गुड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, यहाँ पे वैल्यूज होंगी जैसे इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, अकाउंटेबिलिटी, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, जैसे हमारा है। अपने को तुम बुरा नहीं कहोगे एग्जाम में, चाहे तुम्हारे पर्सनल व्यूज कुछ भी हो। अब ये जो वैल्यूज हैं, ये एनकरेज करते हैं लोगों को कि वो सबको बराबर से ट्रीट करें, फेयरली ट्रीट करें, रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, एंड ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन रखें। वहीं दूसरी तरफ जो ऑटोक्रेटिक या नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, ओके, वो डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते हैं, इनइक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं, सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, नॉन पार्टिसिपेटिव रूल, जैसे कि ईरान है, वहां पे जो विमेन की ट्रीटमेंट है उस तरह से। दे मे गिव टू मच पावर टू वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्स पीपल, ये एक व्यक्ति को या एक कुछ लोगों के ग्रुप को, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, उसमें रिलीजियस लीडर्स भी हो सकते हैं, उनको कुछ ज्यादा पावर देते हैं और बाकी सिटीजन्स को अनइक्वली ट्रीट करते हैं। तो ये मैटर क्यों करता है? बिकॉज किसी भी देश के लॉज जो हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, इवन वहाँ के लोगों की जो थिंकिंग है ना जनरेशंस तक, वो कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस होती है। और एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हेल्प करता है कि वो एक एथिकल सोसाइटी बिल्ड कर सके, जहां वहीं पर जो एक वीक या एक अनफेयर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इनजस्टिस को कंटिन्यू होने में अलाउ करता है। तो शॉर्ट में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस द मॉरल डायरेक्शन ऑफ अ कंट्री। इट शोज के वेदर द सोसाइटी वैल्यूज जस्टिस एंड इक्वालिटी या पावर एंड कंट्रोल। तो ये एग्जाम के लिए माल मसाला है थोड़ा सा। अब लास्ट बचा है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स, वो है इंडिविजुअल, यानी कि तुम, यानी कि मैं। अब देखो, लॉ हो गया, सोसाइटी होगी, रिलीजन हो गया, ये सब कई बार ना रॉन्ग थिंग्स को सपोर्ट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी गलत चीजों को सपोर्ट कर सकता है, जैसा कि हमने नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस में देखा। तो हम उन पे ब्लाइंडली डिपेंड नहीं कर सकते। हमें कॉन्स्टेंटली एग्जामिन करना होता है अपने खुद के मॉरल स्टैंडर्ड्स को। तो बीइंग एथिकल इज नॉट ऑटोमेटिक। इसमें क्या होता है, हमें कॉन्टिन्यूअसली सेल्फ रिफ्लेक्शन करना होता है, एक पर्सनल एफर्ट डालना होता है कुछ भी करने से पहले, कि क्या मैं कर रहा हूँ, या जिस बात को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, या जिस आइडिया को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, इज दैट मोरल, इज दैट एथिकल। ओके, देयरफॉर इंडिविजुअल इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं तो कहूंगा नॉट इवन वन ऑफ द, इंडिविजुअल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स। बिकॉज तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी देख लो, कितनी भी अच्छी जगह रह लो, एंड ऑफ द डे एथिक्स आके तुम पे ही डिपेंड करती है। कोई जैसे कितना भी अमीर हो, बट वो थार लेके फुटपाथ पे चला रहा है, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे ही आके उसकी जो एथिकल वैल्यूज हैं वो, या मोरल वैल्यूज हैं, जो उसकी अपब्रिंगिंग है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो स्किल इन एड्रेसिंग एथिकल इश्यूज कैन बी लर्न एंड इम्प्रूव्ड विद प्रैक्टिस, कि आप धीरे धीरे पैदा होते ही, आप जरूरी नहीं है कि आप एक एथिकल पर्सन हो, बट धीरे धीरे आप सेल्फ रिफ्लेक्शन से सीख के पढ़ के यू कैन इम्प्रूव योर एथिकल स्टैंडर्ड्स। सो एथिक्स इज नॉट अ फिक्स सेट ऑफ रूल्स, ये स्टैटिक नहीं है, इट शुड बी सीन डायनेमिक एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। हमें कंटिन्यूअसली we have to keep learning and constantly design the best course of action for specific situations we face in life। यानी कि हमें, हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम पूरी लाइफ सीखते रहें, और अलग अलग जो सिचुएशंस आती हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हम फेस करते हैं, डिलेमास फेस करते हैं, उनमें जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है वो हम अडॉप्ट करते रहें। ओके, सो सिंपल वर्ड्स में, इवन आफ्टर गेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम फैमिली, रिलीजन, सोसाइटी, या जो सब कुछ हमने पहले देखा, फाइनल डिसीजन जो आता है ना सही और गलत का, इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन यू, द इंडिविजुअल। अ थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव एंड कंसेंशियस इंडिविजुअल इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एथिकल बिहेवियर। सो इस लेक्चर का पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
एंड यू आर वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। माय नेम इज राव अनूप सिंह। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। लिटिल स्टेप्स मैटर। रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, रोज एक एक आंसर लिखो, दो दो आंसर लिखो। इवेंचुअली मिस्टर मियागी की तरह वैक्स ऑन वैक्स ऑफ होके तुम्हें भी सब याद हो जाएगा। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।